हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग के लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं जो ऑब्जेक्टिव टॉपिक है। चैप्टर हो गया हम लोग का फर्स्ट और सेकेंड लेसन है। पहला लेसन हम लोग पढ़ चुके हैं प्रकाश का प्रवर्तन, और दूसरा लेसन पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो ये दोनों चैप्टर से हम लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं। तो इस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हम आपके बीच लाए हैं 2024 के लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, और ये क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्टिव है जो आपको बहुत ही लाभकारी रहेगा। आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये बेहद ज़रूरी है। आप अगर इस ऑब्जेक्टिव को पढ़ लें तो मुझे लगता है कि इस ऑब्जेक्टिव से ही आपको पूरा क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे, इससे बाहर नहीं आ सकता है। तो आप इस चैनल को एक बार देखें, इस वीडियो को एक बार देखें, और देखने के बाद आपको खुद अंदाज हो जाएगा कि हाँ, क्या आज हम पढ़ें और क्या क्या पढ़ें, कैसा ऑब्जेक्टिव पढ़ें जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से है या नहीं है। तो आपको खुद अंदाज हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो एक बार ज़रूर आप इसको देखें, और देखकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होगा। आराम से बोलेंगे भैया। तो बच्चों देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, दर्पण के सामने। किसके सामने बच्चों? तो दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर, कोई दूरी, एक दर्पण ले लिया और उस दर्पण से स्थित कोई दूरी पर कोई वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, और वो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? तो सीधा बन रहा है। तो वह दर्पण कौन सा होगा? अगर वह प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो वह दर्पण कौन सा होगा? तो उस दर्पण को हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। वह दर्पण जो होगा आपका, वो या तो समतल होगा अथवा या तो उत्तल होगा। प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है पहला, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। यह केवल समतल नहीं हो सकता, ना केवल अवतल हो सकता है, और ना ही केवल उत्तल हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा? ये हमारा समतल अथवा उत्तल दर्पण होगा। ठीक ना प्यारे बच्चों, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसके साथ आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों। क्वेश्चन कहता है हम लोगों का कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन होता है? मतलब जैसे कि हम लोग कोई कार में आगे देखने के लिए अग्रदीप में प्रयुक्त वाला जो दर्पण होता है, आगे देखने के लिए जो दर्पण का यूज़ करते हैं, उसमें से कौन से दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? तो देखिए, पहला ऑप्शन है ए में अवतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है समतल दर्पण, और डी में है समतल या तो उत्तल दर्पण। तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी आगे देखने के लिए जब हमारा मोटर वाहन होता है, कार का अग्रदीप होता है, तो उसमें जो आगे सामने जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसमें दर्पण जो लगा होता है प्यारे बच्चों, वह केवल और केवल कौन सा होता है? तो वह समतल दर्पण होता है। वह कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण होगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसके साथ हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन होता है? निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन होता है? तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि लेंस का आवर्धन क्या होता है। इसमें लेंस का आवर्धन देखते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है हम लोग का V/U, मतलब U/V। आपको क्या दे रखा है? U/V। बी में आपको दे रखा है UV, बी में दे रखा है UV, और सी में दिया हुआ है U+V, और लास्ट ऑप्शन दे रखा है V/U। तो राइट आंसर आपका इसका प्यारे बच्चों होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इसका प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, V/U हो जाएगा। ये आंसर आपका राइट है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है?
प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि सबसे अपवर्तनांक जो अधिक होता है वो किसका होता है। यह क्वेश्चन कई दफ़ा आपको एग्जाम में पूछा गया है और पूछता है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन रहता है ये आपको। देखिए जैसे आपको पूछ रखा है 2020 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, वायु में अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है नहीं। सेकंड है आपका बर्फ, सेकंड में बी में क्या है, बर्फ में भी अपवर्तनांक सबसे अधिक नहीं होगा। और सी में कांच है, तो ये भी आपका अपवर्तनांक सबसे अधिक नहीं होगा। तो हमको सबसे अधिक अपवर्तनांक किसमें प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। हीरा में अपवर्तनांक क्या हो जाता है, सबसे अधिक हो जाता है। हीरा में जो अपवर्तनांक होता है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो आपको प्यारे बच्चों याद होना चाहिए कि हम लोग जब सब्जेक्टिव पढ़े थे, क्या पढ़े थे, सब्जेक्टिव पढ़े थे, तो क्वेश्चन आया था कि कौन सी लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है ए में उत्तल लेंस, बी में क्या दिया हुआ हम लोगों का, अवतल लेंस, एंड सी में है ए एवं बी लेंस दोनों, और डी में क्या दे रखा है, बाइफोकल लेंस। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि कौन से लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं प्यारे बच्चों। तो ए हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर। उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि आप प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। या तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाश के परावर्तन यहाँ दे रखा है, तो अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो परावर्तन के नियम पहले हम लोग जानते हैं। ये क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन रहता है, ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। तो फर्स्ट में दे रखा है हम लोगों का ए में 1 है, बी में 2 है, और सी में 3 है, और डी में 4 है। तो हम लोग का प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं प्यारे बच्चों। तो प्रकाश के प्रवर्तन के जो नियम होंगे वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। 2 प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, सार्वधिक होती है। किस माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है वो अधिक होती है, किस माध्यम में होगी। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि प्यारे बच्चों कि किस में होगा। चलो देखते हैं। पहला ए में कांच में प्रकाश की चाल अधिक होगी, नहीं। सेकंड है बी हमारा पानी में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, नहीं, इसमें भी हमारा प्रकाश की चाल सबसे अधिक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है, इसमें प्रकाश की चाल मतलब लोहा है, लोहा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, नहीं। तो किस में होगा प्यारे बच्चों प्रकाश की चाल सबसे अधिक। तो याद करिए, आपको मालूम होना चाहिए सब्जेक्टिव में जब हम पढ़ाए थे कि निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। यहाँ पर हम लोगों का 7 क्वेश्चन तैयार हो गया। इसमें बच्चों आप लोग को कितने क्वेश्चन का आंसर आ रहा था, सच कमेंट में आप इसको लिखें कि हाँ सर मैं 7 में से इतना क्वेश्चन का राइट आंसर किया हूँ और इतना नहीं कर पाया हूँ। चलो प्यारे बच्चों, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है। अगला क्वेश्चन है 8वां कि प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की जो किरण है वह गमन करती है, प्रकाश की किरण है गमन करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या किस में गमन करती है। चलो देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है कि पहला में दे रखा है सीधी रेखा में, दूसरा में दे रखा है तिरछी रेखा में। तो हमारा दूसरा हमारा आंसर नहीं होगा, तिरछी रेखा में नहीं होगा।
तीसरा है दे रखा सी में किसी भी दिशा में, ये भी हमारा राइट आंसर नहीं है। डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं, ये भी हमारा राइट आंसर नहीं है। प्यारे बच्चों, तो हमारा राइट आंसर जो है वो है सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यह हमारा सीधी रेखा में होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा जो है 2020 में पूछ रखा है। आगे चलते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन है 9वां, क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो अब हम लोग इसका आंसर देखेंगे बच्चों कि लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोगों का दे रखा है ए में जूल। ए में क्या दे रखा है, जूल, जो हम लोग का लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक नहीं होता है। बी में है वाट, बी में वाट, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं है। और डी में दे रखा है आर्ग, ये भी हमारा राइट आंसर नहीं है। तो राइट आंसर कौन होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, डाईऑप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डाईऑप्टर। ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि दर्पण सूत्र बताना। देखिए यहाँ पर दर्पण का सूत्र पूछ रहा है, तो दर्पण का सूत्र हमारा क्या होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि यह क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा गया है और पूछता है। आपको बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा प्यारे बच्चों। और इस बार का ये जितने भी ऑब्जेक्टिव हम पढ़ा रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव जो है मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है प्यारे बच्चों। इसलिए मैं आपके बीच ये क्वेश्चन लाया हूँ। अगर आप इसको पढ़ते रहेंगे तो आपका क्या होगा, यह क्लियर एकदम आसानी से हो जाएगा और एग्ज़ाम में आपका कोई क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं, इससे बाहर छूटेगा नहीं, कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों, इसका देखते हैं दर्पण का सूत्र क्या होता है। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए दर्पण सूत्र। जल्दी जल्दी आप कमेंट में भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। वैसे हम बता रहे हैं आपका पहला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए में देखा है। देखिए यहाँ 1/1 भी, तो यहाँ पर 1 का आप वैल्यू नहीं देखें, यहाँ पर सिर्फ आप देखें कि 1/1 भी प्लस 1/1u इक्वल टू मतलब बराबर 1/1 तो यहाँ पर हमारा ये है। और ऑप्शन नंबर बी में है 1/1 भी माइनस 1/1u बराबर 1/1 ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में है 1/v/f प्लस 1u/1v होना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ u दिए हुआ है, फिर बराबर 1f/v। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन नहीं हम लोगों का सही है। ऑप्शन नंबर बी भी सही नहीं है। और डी, ऑप्शन नंबर डी के पास चलते हैं, 1v/f प्लस 1u/v बराबर 1f/u। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1/1v प्लस 1/1u इक्वल टू 1/1f। मतलब यहाँ पर आप ऐसे भी बोल सकते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये हमारा दर्पण सूत्र हुआ। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए 11 में क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। यहाँ पर देखिए बच्चों कि निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो धनात्मक यानी फायदे में, प्लस में होती है, किस लेंस की धनात्मक होती है। यहाँ पर ऋणात्मक नहीं पूछा है। और ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 2019 में पूछ रखा है। चलिए यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हमारा अवतल लेंस की, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल लेंस की, ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा उत्तल लेंस की, ऑप्शन नंबर सी है समतल अवतल लेंस की, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है कि इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि धनात्मक में जो होती है वो हमेशा क्या होती है, कौन लेंस की होती है धनात्मक। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए नहीं है सही, सी नहीं है सही, डी भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी वो हमारा राइट आंसर है। उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है, उत्तल लेंस की जो होती है फोकस दूरी,
ये हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। और यहीं पर प्यारे बच्चों अगर आपको यहीं पर पूछ दिया जाए कि ऋणात्मक होती है, यहाँ पर पूछ दी जाए ऋणात्मक होती है तो आप क्या बोलेंगे, ऋणात्मक होती है तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, अवतल लेंस की हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ऋणात्मक पूछे तो अवतल और धनात्मक पूछे तो उत्तल लेंस की। ठीक है, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है हम लोगों का कि क्वेश्चन नंबर 12 है किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य के रूप में किया जाता है। तो प्यारे बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से दर्पण का उपयोग हम लोग को वाहन में जो लगाया होता है वो पीछे देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पीछे देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं, तो पीछे देखने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वह जो होता है, चलिए ऑप्शन की तरफ देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, समतल दर्पण का, दूसरा दिया हुआ है बी में दिया हुआ अवतल दर्पण का, और सी में दिया हुआ है उत्तल दर्पण का, और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे पहला समतल दर्पण का, नहीं ये आंसर हमारा राइट नहीं है। बी में देखेंगे अवतल दर्पण का, तो नहीं ये भी हमारा आंसर राइट नहीं है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ सी देखते हैं उत्तल दर्पण का, हाँ ये हमारा जो है राइट आंसर है उत्तल दर्पण का। क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या होता है प्यारे बच्चों, छोटा छोटा प्रतिबिंब बनता है जो हमारे दूर तक भी यह प्रतिबिंब होता है, बनता है, गाड़ी में पीछे देखने के लिए होता है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग उत्तल दर्पण का इस्तेमाल वाहनों को पश्च दृश्य के रूप में करते हैं। ऑप्शन नंबर डी भी हमारा नहीं है। प्यारे बच्चों इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपट्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो नई कार्तीय चिन्ह परिपट्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की जो दूरी ली जाती है वह दूरी क्या होती है, वह दूरी को हम लोग को बताना है कि वह दूरी धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, या कभी धनात्मक होती है कभी ऋणात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है धनात्मक, बी में दे रखा है ऋणात्मक, सी में दिया हुआ कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हम लोग चलते हैं देखते, ए नहीं होगा, बी में ऋणात्मक दे रखा है तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो प्यारे बच्चों अभी हम लोग पढ़े थे लेंस के बारे में पढ़े थे कि किस लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ चुका है हम लोग का दर्पण की, तो याद रखना है या लेंस हो या दर्पण हो तो आपको जो फोकस दूरी होगा धनात्मक, वह देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है या ऑप्शन दिया हुआ है ए में दिया हुआ समतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण, और सी में अवतल दर्पण, और डी में इनमें से सभी। तो हम लोग का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो आप जल्दी फटाफट बताएं, क्योंकि हम अभी बता चुके हैं ए में हमारा राइट आंसर नहीं होगा, बी में होगा। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा क्या होता है, धनात्मक में होता है, प्लस में होता है, फायदे में होता है, और अवतल दर्पण हमेशा क्या हो जाता है, माइनस में होता है। तो और यहाँ पर अवतल दर्पण भी नहीं होगा और ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हमारा होगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तल दर्पण राइट आंसर है। आगे चलते प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न, यहाँ पर कोई लेंस है इसके द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक
तो कोई लेंस है उसका आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो उसका एसआई मात्रक जो होता है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई दफ़ा पूछा गया है और आपको इस बार भी पूछा जाएगा यह क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप मतलब भूलें नहीं और अच्छे से याद रखें। यह क्वेश्चन क्या है, चलिए यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में दे रखा है मीटर, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है मिलीमीटर और डी में दे रखा है मात्रक विहीन। तो हम लोग का यहाँ पर जो आंसर होगा, राइट आंसर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सेंटीमीटर भी नहीं होगा, मिलीमीटर सी नहीं, ये भी राइट हमारा आंसर नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो मात्रक विहीन होता है। किसी भी लेंस द्वारा आवर्धन उत्पन्न जो आवर्धन का एसआई मात्रक होता है वह मात्रक विहीन होता है, मात्रक विहीन होता है। चलो बच्चों, इसके साथ लास्ट 16वां क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट नहीं है, मतलब इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल जो है अधिकतम होती है? तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन में, आप फटाफट कमेंट में लिख सकते हैं कौन से क्या किसका किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो हम लोग को यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ हवा, बी में दिया हुआ जल और सी में दिया हुआ शीशा और डी में दे रखा है हीरा। तो हम लोगों का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। हवा में जो है प्रकाश की चाल क्या है यहाँ पर अधिकतम होगा, सबसे अधिक। बी आंसर हमारा गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हमारा हवा क्या है? सही है। आगे क्वेश्चन है इस पेज का, ये आपका 16 क्वेश्चन रहा टोटल क्वेश्चन। इसमें आप देखिए कि इस पेज में कितना आपको सही आ रहा था क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन का आप आंसर सही दे पा रहे थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन दे रखा है हमारा, पहला है अवतल लेंस, दूसरा है बी में है उत्तल लेंस और सी में दिया हुआ ए एवं बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी में देखा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जो है अवतल लेंस, ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, मतलब 18 है। 18 क्वेश्चन कहता है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपको बहुत एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो प्यारे बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग सब्जेक्टिव में पढ़े हैं कि अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है, अवतल दर्पण के उपयोग को बताएं, बहुत सारे उपयोग को पढ़े थे। तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि दंत विशेषज्ञ का मतलब जो दांत के डॉक्टर होते हैं, वो जो मरीजों का दांत को देखने के लिए कौन से दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए मरीजों का दांत का, वो बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन से दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? तो वो जो दर्पण होगा वो हमारा कौन सी दर्पण होगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए में समतल दर्पण तो हमारा नहीं होगा, तो यह आंसर हमारा गलत है प्यारे बच्चों, समतल दर्पण नहीं होगा, यह हमारा ए गलत है। बी में दे रखा है अवतल दर्पण, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। सी में उत्तल दर्पण नहीं होगा, डी में इनमें से सभी ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। आगे चलते हैं हम, गोलीय दर्पण 19वां क्वेश्चन है। गोलीय दर्पण यहाँ पर दे रखा है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है।
तो यहाँ पर जो इसका व्यास क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि इसका व्यास जो कहलाता है वो, चलिए हम ऑप्शन में आपको देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिए हुआ मुख्य फोकस, ऑप्शन नंबर ए मुख्य फोकस, ये आंसर गलत है। ऑप्शन नंबर बी वक्रता त्रिज्या, ये भी आंसर गलत है। ऑप्शन नंबर सी प्रधान अक्ष, ये भी आंसर हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, गोलीय दर्पण का द्वारक, ये आंसर हमारा राइट है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक उत्तल लेंस की क्षमता, एक उत्तल लेंस की क्षमता, एक उत्तल लेंस की क्षमता क्या है, 1 डायोप्टर है, एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो उस लेंस की जो फोकस दूरी होगी प्यारे बच्चों, ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में पहला ए में दे रखा है +10 सेंटीमीटर, +10 सेंटीमीटर, तो ये आंसर नहीं होगा। बी में दे रखा है हमारा -10 सेंटीमीटर, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। और डी में दे रखा है -100 सेंटीमीटर, ये भी नहीं होगा। तो कौन होगा, +100 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं इसके साथ। हाँ, ये देखिए 21वां क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सी लेंस पसंद करेंगे। तो प्यारे बच्चों आपको देख लीजिए, किसी शब्दकोश जो होता है, डिक्शनरी होता है, उसके छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए जो आप कौन सी लेंस का पसंद करेंगे, जिस लेंस की सहायता से आपको अच्छे से पढ़ सकें। तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन, इसका आंसर देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में चलते हैं। ए में दे रखा है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, तो यह आंसर हमारा नहीं होगा, ऑप्शन यह नहीं होगा। सेकंड में दिया हुआ 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, यह हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ये भी हमारा आंसर राइट नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन नंबर 21 है, क्या है, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारा 22वां क्वेश्चन है। तो इसमें 22वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हम टोटल 45 क्वेश्चन आपको लेकर आए हैं। 45 में से देखते हैं कितना आप सही आंसर देते हैं और कौन कौन क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, कौन कौन क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, सभी को कमेंट में करें। तो हमारा 22वां क्वेश्चन है, पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा। तो यहाँ पर पानी में जो डूबा हुआ उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या हो जाती है। पानी में डूबे लेंस की फोकस दूरी और हवा में जो फोकस दूरी है इसकी अपेक्षा क्या हो जाती है। तो ऑप्शन 22 में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में दिए हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिए हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है हम लोगों का अधिक होती है, बी में कम होती है, सी में अपरिवर्तित होती है, अपरिवर्तित होती रहती है, और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिक होती है, ठीक ना। बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ 23वां क्वेश्चन है हमारा। 23वां क्वेश्चन है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। कोई भी बिंब है हमारा दे रखा है, कोई भी क्या दे रखा है, बिंब दे रखा है, उसका प्रतिबिंब का आवर्धन जो है वो क्या है, ऋणात्मक है। तो उस प्रतिबिंब की क्या प्रकृति क्या होगी, उसकी प्रकृति आकृति कैसी होगी, ठीक ना, उसकी आकृति को बताना है हम लोगों को यहाँ पर। तो हमारे इसको ऑप्शन में देखेंगे प्यारे बच्चों। ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन देखते हैं वास्तविक और उल्टा, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक और सीधा, तीसरा ऑप्शन है आभासी और सीधा, और डी ऑप्शन है आभासी और उल्टा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए आंसर हमारा सही हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। बी हमारा आंसर गलत है, सी भी हमारा आंसर गलत है, और डी भी आंसर गलत है। तो हमारा यहाँ पर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और उल्टा। चलिए प्यारे बच्चों इसके साथ आगे बढ़ते हैं।
अब ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 24 देखें, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है? निम्नलिखित में से कौन से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता तिर्य्या 32 सेंटीमीटर दिया हुआ? इसकी वक्रता तिर्य्या कितनी दी हुई है? 32 सेंटीमीटर। तो इसका हम कैसे यूज़ करेंगे, इसका कैसे निकालेंगे जो हमको आ जाए, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, इसको लिखने के लिए देखिए, पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम ले लेते हैं। यहाँ पर 32 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू हमारा दे दिया है आर बराबर 32। आर इक्वल टू क्या दे दिया है? 32 दे दिया हुआ, ठीक ना। और इसका हमको निकालना है वक्रता त्रिज्या है। तो आर बराबर क्या होता है? इसका फार्मूला क्या होता है? इसलिए एफ बराबर क्या हो जाएगा? एफ बराबर होता है आर बटा 2। तो यहाँ पर आर का मान कितना दिया हुआ? 32 दिया हुआ, और नीचे दे देंगे 2। तो यहाँ पर काटेंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। रुको बच्चों, यहाँ पर हमारा क्या हो जाता? 16 हो जाता, मतलब 16। तो निकल के काट के निकाल लेंगे तो हम लोग का 16 आ जाएगा। और 16 यहाँ पर देखिए उत्तल लेंस की बात, उत्तल दर्पण की बात हो रही है। तो हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण क्या होता है? धनात्मक में होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? प्लस 8 सेंटीमीटर? नहीं, ये आंसर हमारा गलत है। बी में क्या है? -8 सेंटीमीटर, ये भी आंसर हमारा गलत है। सी में है प्लस 16 सेंटीमीटर। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अभी हम लोग निकाले हैं न्यूमेरिकल करके कि 32 सेंटीमीटर का क्या होता है? प्लस 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में देखें आप, 25 में दिया हुआ है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ती को मापने की ज़रूरत होगी, ठीक ना। तो इसको दर्पण के जो मापने की ज़रूरत होती है प्रयोगकर्ती को, जो प्रयोगशाला में जो माप रहा है उसको ज़रूरत कौन से दर्पण की होगी, तो वो उसको बताना है हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दे रखा दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को, बी में दे रखा दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को, सी में ए और बी में दोनों, ठीक ना। तो डी में लास्ट ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दर्पण तथा बिंब के बीच। बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, दर्पण तथा बिंब के बीच। ये आंसर हमारा गलत है, सी भी आंसर गलत है और डी भी गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है प्रतिबिंब का आकार हमेशा बराबर है। देखिए कोई भी प्रतिबिंब है और उसका आकार कैसा है? हमेशा बराबर है। तो वह दर्पण कौन सा हो जाएगा? जैसे हम कोई दर्पण लिए हम लोग, उसके सामने हमारा जो आकार बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, वो क्या है? बराबर बन रहा है। हमेशा क्या बन रहा है? तो बराबर होगा। तो वो आंसर जो होगा, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है ए में उत्तल दर्पण, बी में दे रखा है अवतल दर्पण, सी में दे रखा है समतल दर्पण और डी में दिया है कि समतल या तो उत्तल। तो हम लोगों का आंसर जो होगा यहाँ पर प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए देखते हैं। ए नहीं होगा हमारा आंसर। देखो बच्चों, ये थोड़ा सा हिल रोल हो गया। पहला है ऑप्शन ए, तो ए राइट आंसर नहीं होगा हमारा, ए राइट आंसर नहीं होगा। बी भी राइट आंसर नहीं होगा। तो हमारा क्या, हमेशा जब बराबर प्रतिबिंब बनता है तो वो कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन नंबर सही है। चलो प्यारे बच्चों, अब 27वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27वां क्वेश्चन है निर्वात में। क्वेश्चन क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होता है प्यारे बच्चों? आप सभी को मालूम होगा, सब्जेक्टिव में हम लोग पढ़े थे प्रकाश किसे कहते हैं, उसमें प्रकाश की चाल भी बताया गया था। तो यहाँ पर निर्वात में प्रकाश की चाल दे रखा है ए में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड
3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बी में दे रखा है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। सी में दे रखा है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड। और डी में इनमें से कोई नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये हमारा राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि सर्च लाइट का, कौन सी लाइट का, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए दे रखा है हमारा, ऑप्शन दे रखा है उत्तल। दूसरा है यहाँ पर दर्पण छुटा हुआ है, तो यहाँ पर उत्तल दर्पण। बी में दे रखा है अवतल दर्पण। सी में दे रखा है समतल दर्पण। डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो पहला जो आंसर हो जाएगा हम लोग का, इसमें जो सर्च लाइट का आंसर जो राइट आंसर होगा परावर्तक सतह के रूप में, तो वो जो होता है वो हम लोग का मालूम होना चाहिए। आप लोग को सब्जेक्टिव में भी पढ़ाए हुए, ये आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी आंसर हमारा राइट होगा। और सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 29 क्वेश्चन। किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कौन ऐसा लेंस है जिसके द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है उत्तल, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है उत्तल, बी में दे रखा है अवतल, और सी में बाइफोकल, और डी में दे रखा है इनमें कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक मिनट, थोड़ा सा स्क्रीन में प्रॉब्लम आ गया है। हाँ, इसका राइट आंसर जो होगा प्यारे बच्चों, ये हमारा ए नहीं होगा। ठीक है, बी जो है, बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा सा लेट हो गया, स्क्रीन के वजह से स्क्रीन डिस्टर्ब हो रहा था। आगे चलते हैं। 30वां क्वेश्चन जो है हमारा, हाँ 30वां जो क्वेश्चन हमारा दे रखा है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होती है उसको पूछा गया। तो प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। और कौन कौन नियम होते हैं, तो वो नियम होते हैं, पहला हम लोग पढ़े हुए हैं। दूसरा नियम यहाँ पर शो कर रहा है, देखिए कि आपतन कोण बराबर होता है किसके, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा दे रखा है, देखिए ए में दिया हुआ आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी में दे रखा है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी में आपतन कोण बराबर विचलन कोण, डी में इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यह हमारा राइट आंसर है। बी गलत है, सी भी गलत है, और डी भी गलत है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम। 31 क्वेश्चन है। 31 क्वेश्चन में लेंस की फोकस, किसकी फोकस, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या क्या होती है। तो लेंस में जो मुख्य फोकस की संख्या होती है वो क्या होती है, तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 2, ऑप्शन नंबर बी में 1, और ऑप्शन नंबर सी में 3, और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो लेंस में जो होती है वो फोकस की संख्या क्या होती है, लेंस में फोकस की संख्या हमारा क्या हो जाता है, 2 होगा। यहाँ पर हमारा आंसर राइट ए हो जाएगा, मतलब 2। बी गलत है, सी भी गलत है, और डी भी गलत है। चलो बच्चों, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। एक अवतल दर्पण दिया हुआ है बच्चों, और इसकी फोकस दूरी दे रखा है हम लोग 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, इसकी क्या पूछ रहा है, वक्रता त्रिज्या।
तो इसका जो आंसर होगा हम लोगों का, इसका आंसर कैसे होगा, उसी आधार पर जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 सेंटीमीटर वाला पढ़े थे, तो उसी आधार पर क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोगों का यहाँ पर कटना नहीं है, F बराबर 2F करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। रुको प्यारे बच्चों, घसा करा इसके 1 मिनट, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी गलत है और डी भी गलत है। 33वां क्वेश्चन है कि देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल जो दर्पण है उसके द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो वो प्रतिबिंब कैसा होगा। ए में दे रखा है वास्तविक, ए में दे रखा है वास्तविक, बी में दे रखा है काल्पनिक, और सी में ए एवं बी दोनों है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। सी भी ऑप्शन गलत है, डी भी ऑप्शन गलत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 34 में क्वेश्चन है बच्चों कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है उसको बताना है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है, वो देखते हैं। ए में दे रखा है सीधा, ए में सीधा, बी में उल्टा, सी में ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का मालूम होना चाहिए कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों का, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35वां कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। बच्चों अभी हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं क्वेश्चन कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। हम बताए थे आपको, ये दोनों क्वेश्चन आया तो ये दोनों क्वेश्चन VVI होता है। ये क्वेश्चन आपको 2015 और 16 दोनों में पूछ रखा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। यहाँ 15 और 16 दोनों में पूछ रखा है। तो यह क्वेश्चन इस बार का भी VVI क्वेश्चन है। तो एक में दे रखा है एक, जो एक में क्या दे रखा है, एक, जो आंसर गलत है। बी में दिया हुआ है 2, यह आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी में 3 गलत और डी में 4, ये भी आंसर हमारा गलत हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर एक क्या दे रखा है, गोलीय दर्पण में, किसमें है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो गोलीय जो दर्पण होता है उसमें फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है, तो उस संबंध को हम लोग को बताना है। इसमें संबंध है, जैसे ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है r बराबर 2 + f, मतलब r बराबर 2 + f। तो इसका बताना हम लोगों को संबंध बताना है कि फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। तो ए हमारा ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा, ऑप्शन हमारा ए नहीं होगा। बी में दे रखा है कि 2r बराबर f, तो हमारा बी भी ऑप्शन सही नहीं है। सी में दे रखा f बराबर r/2, तो ये हमारा आंसर राइट है, और r बराबर f/2 गलत है। आगे चलते हैं इसके साथ। हम लोगों का क्वेश्चन ख़त्म की ओर आ रहा है प्यारे बच्चों, तो आप इसको देखें और कमेंट में ज़रूर करें कि आपको यह ऑब्जेक्टिव कैसा है लगा। बहुत VVI को ऑब्जेक्टिव है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, आप इसको देखना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। दिया हुआ है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो हम लोग सब्जेक्टिव में पढ़ चुके हैं बच्चों कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 1 नहीं, जो हमारा गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर बी तो हमारा 2 दे रखा है। सी, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा 3, ऑप्शन नंबर डी में 4 नहीं। तो आपको पता होना चाहिए सी भी नहीं है और डी भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है 38वां क्वेश्चन है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन
बराबर क्या होता है। लगता है ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों 2 बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं है, आगे देख लेते हैं इसको। हम लोग ऑप्शन में दे रखा है ए में भी यू बटा भी, जो आंसर गलत है। बी में दे रखा है यू भी, ये भी आंसर गलत है। सी में यू प्लस भी, ये भी आंसर गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भी बटा यू सही आंसर है। 39 क्वेश्चन की ओर देखते हैं बच्चों। 39वां क्वेश्चन हम लोगों का दे रखा है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। कोई भी प्रतिबिंब देखिए, किसी बिंब का वास्तविक, कोई बिंब है, कोई उसका वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करना है हमको, उसके लिए बिंब को कहाँ रखेंगे, उत्तल लेंस के सामने कहाँ पे रखेंगे। तो यही देखना है। ऑप्शन में दे रखा है हम लोगों का, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऑप्शन ए में दिया हुआ लेंस के मुख्य फोकस पर। तो ये आंसर हमारा, ये आंसर ए गलत है, लेंस के मुख्य फोकस पर नहीं होगा। बी में दे रखा है कि फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। सी में दे रखा है आनंद पर। और लास्ट है लेंस के प्रकाशित केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच पर। तो सी भी आंसर हमारा गलत है, डी भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखेंगे तो उत्तल लेंस के सामने वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त होगा हमको। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको दिख रहा होगा कि 2016 में पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन। आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो इस बार एग्जाम के दृष्टिकोण से है, जो देखिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी माध्यम में के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो आप लोग को यह आंसर को एकदम अच्छे से मन में ख्याल में रख लेना है और अच्छे से याद रखना है, ताकि यह आंसर आपको छूटे नहीं। पहला में दे रखा है प्यारे बच्चों कि ए में दे रखा है साइन आर बट्टा साइन आई। तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। बी में दे रखा है साइन आई बट्टे साइन आर, ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर सही आंसर है। सी में साइन आई इंटू साइन आर, ये भी गलत है। डी में साइन आई प्लस साइन आर, ये भी आंसर गलत है। हम लोग आपको पढ़ाएंगे सेकंड लेसन में, तो म्यू का मान क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख लें कि म्यू का मान क्या होता है, साइन आई बट्टे साइन आर अपवर्तनांक का। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है या किया जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़े थे अवतल दर्पण का उपयोग, उसमें हम सारे ये क्वेश्चन को आपको क्लियर करा चुके हैं कि जो हजामत सैलून होता है, हजामती जो सैलून होता है, उसमें जब हम लोग दाढ़ी बनवाने जाते हैं या बाल दाढ़ी कटवाने जाते हैं, तो उसमें जो दर्पण लगा होता है वह कौन सा दर्पण यूज होता है, कौन सा दर्पण लगा होता है। तो उस दर्पण का नाम क्या होगा, उसका नाम आपको याद होना चाहिए। समतल, ए में दे रखा समतल, नहीं, ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। बी में दे रखा है उत्तल, तो ये भी आंसर हमारा गलत है। सी में दे रखा है अवतल, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर है। और डी इनमें से कोई नहीं, यह आंसर हमारा गलत है। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपको 41वां क्वेश्चन था, और यहाँ से जितना भी क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, इसको भूलें नहीं, उसको बार बार देखें, खूब अच्छे से पढ़ें, खूब अच्छे से याद रखें, और इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको बार बार रिविज़न होता रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त एक मिनट रुको प्यारे बच्चों, इसको आगे स्लाइड कर लेते हैं, घसका लेते हैं। अब चलते हैं एक दफ़ा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सा पदार्थ का इस्तेमाल क्या नहीं जाता है, जो लेंस बनाने में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन दे रखा है, जैसे देख लीजिए, पहला है जल, तो ये भी नहीं होगा, ठीक ना, ये भी आंसर हमारा सही नहीं है। बी कांच भी नहीं है, ठीक ना। देखिए
जल का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं, कांच का भी नहीं, मतलब बनाने में कौन सा इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये सब का कर सकते हैं, जल का कर सकते हैं, कांच का भी कर सकते हैं, प्लास्टिक का भी कर सकते हैं, ये भी आंसर हमारा गलत है। मिट्टी जो है इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं, तो यह हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि क्लियर हो रहा है बच्चों, आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है और अच्छे से क्लियर हो रहा है। आप इस ऑब्जेक्टिव को बार बार देखें और अच्छे से समझें। अगला क्वेश्चन हमारा 43 क्वेश्चन, सॉरी हाँ 43 क्वेश्चन, 43वां क्वेश्चन कहता है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो यहाँ पर हमारा 2D, डी का मतलब यहाँ पर प्यारे बच्चों डायोप्टर है, 2 और डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो ए में दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ए में दे रखा है 20 सेंटीमीटर जो हमारा राइट आंसर नहीं है। बी में दे रखा है 30 सेंटीमीटर, ये भी आंसर हमारा सही नहीं है। और सी में दे रखा है 40 सेंटीमीटर, ये भी आंसर गलत है। डी में जो है 50 सेंटीमीटर, यह ऑप्शन हमारा राइट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर, जो कहता है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कौन ऐसा दर्पण है जिससे जो बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बड़ा बनेगा। तो कौन ऐसा दर्पण देखते हैं, ठीक है। पहला जो है दे रखा है ऑप्शन में, आपको ऑप्शन में दे रखा है समतल, जो हमारा राइट आंसर नहीं है। बी में दे रखा है अवतल, बी में क्या दे रखा है अवतल। सी में उत्तल दे रखा है और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन गलत, डी भी ऑप्शन गलत और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा अवतल, ठीक ना प्यारे बच्चों। तो दर्पण जो होगा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है वो अवतल दर्पण होगा। अब देखिए यहाँ पर आपका लास्ट क्वेश्चन है 45वां क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यह वीडियो को हम 2 पार्ट में लेके आएंगे। पहला पार्ट में 45 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद आगे जो बचा हुआ हमारा 45-46 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको और हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप पहले इस वीडियो को देखें, अच्छे से देखें सारे ऑब्जेक्टिव को और अच्छे से पढ़ें ताकि आपको अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखें हाँ सर इसका नेक्स्ट वीडियो हमको चाहिए, और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बना के दें। आपका प्यारे बच्चों फर्स्ट और सेकेंड लेसन का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलते हैं 45वां क्वेश्चन की ओर। 45वां क्वेश्चन कहता है 1 मीटर फोकस दूरी वाले 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर का फोकस दूरी वाला जो उत्तल लेंस है उसकी क्षमता क्या होगी, ठीक ना। तो इसमें दे रखा है ऑप्शन में दे रखा है कि पहला ए दे रखा है, पहला क्या दे रखा है ए -1D मतलब -1 डायरोप्टर। बी में दे रखा है हम लोगों का 1D और सी में दे रखा है 2D और डी में दे रखा है 1.5D। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा वो आंसर क्या हो जाएगा, ए नहीं होगा, बी आंसर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1D हो जाएगा, सी भी गलत और डी भी गलत है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन 45 क्वेश्चन सॉल्व हो गया और यहाँ पर 45 क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट